अभिषेक जी, आप का भाई स्वागत है। आप सबसे, हम लोगों में सबसे युवा हैं। आपका टेक, ये जो 18 से 22 हो रहा है, इसमें बहुत सी बातें हैं, अटकलें ही हैं, किसी के पास कोई पक्का वो नहीं है। सरकार ने एक कुछ बताया है कि पहले दिन हम लोग टेंटेटिव बिल ये करेंगे और चर्चा करेंगे 75 साल के यात्रा की, जो 75 मतलब पिछले 75 साल में जो पार्लियामेंट जर्नी है, जो इस संसदीय यात्रा की। आपका टेक, आपके पास तो एक्स्ट्रा खबर रहती है, आपकी क्या खबर है अंदर की कि क्या होने जा रहा है? देखिए आनंद वर्धन जी, एक्स्ट्रा खबर जैसी कोई चीज़ नहीं है। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों से क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मेरे जिस रूम में मैं शूट करता हूँ, स्टूडियो सेटअप में सेट करवा रहा हूँ, इस वजह से थोड़ी देर हुई और अभी सुंदर लग रहा है, आपका स्टूडियो सुंदर लग रहा है। चलिए। अभी हाँ, अभी उसी में हाँ, लगा हुआ था, अच्छा इसलिए लग मुझे रहा है, देर अच्छा हुई। लग रहा है। जी जी। जो 4 बिलों की बात आप कर रहे हैं, इसके लिए विशेष सत्र बुलाने की जरूरत नहीं थी। सरकार के पास मानसून, सॉरी, विंटर सेशन था, फिर उसके बाद इंटरिम बजट का एक सेशन था, उसके लिए जरूरत नहीं थी। इसके दो उद्देश्य हो सकते हैं। पहला, कि सरकार नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में कामकाज शुरू करे, लेकिन उसे भी आप देखें तो इसके लिए भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन कर चुके हैं। सेंगोल वगैरह लेकर वो उद्घाटन कर चुके हैं। हम लोगों का भी समय उस मुद्दे पर, सेंगोल के मुद्दे पर खराब करवा चुके हैं। लेकिन अब एक दिन पुराने संसद भवन में, 4 दिन नए संसद भवन में, और पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग्स हुई है उसके बारे में, उसकी सुनहरी यादों को ताजा किया जाएगा। पहली बार ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम में देश के प्रधानमंत्री की वाकई आस्था है कि वो सुनहरी यादों को ताजा करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करेंगे, नरसिम्हा राव की बात करेंगे, चंद्रशेखर की बात करेंगे, जेबी कृपलानी की बात करेंगे, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की बात करेंगे। यदि वो करेंगे तो वाकई अच्छा होगा। लेकिन इसके लिए विशेष सत्र बुलाकर बातें करना, और वो भी सितंबर के महीने में, G20 के बाद, चंद्रयान के बाद, ये बातें पचती नहीं है। इस सरकार की गतिविधियों को यदि आप देखें तो हमेशा से कुछ ना कुछ सियासी बम फोड़ने की आदत रही है। इस बार भी कोई हिडन एजेंडा दिखाई देता है जिसे सरकार ने अब तक घोषित नहीं किया है। काफी चर्चाएं हैं कि समय से पहले लोकसभा चुनाव भी हो सकते हैं, और लोकसभा चुनाव में अगर इस सरकार को जाना होगा तब तो कोई हिडन एजेंडा आएगा। और यदि हिडन एजेंडा नहीं है इसका, कोई ऐसा बिल जिसको संसद में नहीं लाया जाना है, जो बताया गया सिर्फ वही आएगा, और सिर्फ उसे ही लाने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है, तो ये सबसे खतरनाक स्थिति है। ये एक व्यक्ति की मनमौजी पने को प्रदर्शित करता है कि एक व्यक्ति का जब मन हुआ संसद सत्र बुला लिया, जब मन हुआ संसद में किसी का माइक ऑफ करा, म्यूट करा दिया, जब मन हुआ किसी का कैमरा म्यूट करा दिया, किसी के कैमरे को दूसरी तरफ डाइवर्ट करवा दिया। ये परिस्थिति जब दिखाई दे रही है, तो इस परिस्थिति में एक व्यक्ति के तुगलकी फरमान के कारण यदि विशेष सत्र बुलाया गया है तो खतरनाक स्थिति मानी जानी चाहिए इसे। जहां तक बात है कि हिडन एजेंडे की, तो हिडन एजेंडा के तौर पर क्या हो सकता है? हिडन एजेंडा के तौर पर इनका साधारण बहुमत से पास कराने वाली चीजें हो सकती है। विशेष बहुमत तो इनके पास राज्यसभा में है नहीं, जिसको 2/3 मेजोरिटी कहते हैं। 109 MP इंडिया अलायंस के हैं, कहां से 2/3 होगा इनका? कहां से पास करा लेंगे? इनके पास दरअसल सिंपल मेजोरिटी से पास कराने लायक जो हिडन एजेंडा हो सकता है, एक हो सकता है कश्मीर का स्टेटहुड, पूर्ण राज्य का दर्जा। दूसरा हो सकता है रोहिणी आयोग। ये दो फिलहाल दिख रहे हैं। इन दोनों के अलावा ये कुछ भी सिंपल मेजोरिटी से नहीं कर सकते, और नहीं ये करने के लायक इनकी हैसियत भी नहीं है। तो अभी तो यही दिखाई दे रहा है कि सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, लेकिन जो घोषित एजेंडा है, इस बारे में मेरा टेक यही है कि जो घोषित एजेंडा है, इसके लिए सत्र बुलाना बेहद खतरनाक परिपाटी की तरफ इशारा कर रहा है। अभिषेक जी, चलते चलते एक और आपसे इस पे भी एक टिप्पणी। और सट्टा बाजार का कुछ आइडिया है कि क्या कह रहे हैं सट्टा बाजार वाले कि 18 को क्या प्रश्न पूछा जाएगा? क्योंकि सट्टेबाज तो जरूर चालू हो गए होंगे। उस दिन का सेंसेक्स बता देगा कि ये सट्टा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब इस देश का क्या होगा कभी कभी, मुझे लगता है। अभिषेक जी, आपकी एक टिप्पणी। आप उम्र में हम लोगों से बहुत छोटे हैं हम लोग के, लेकिन किस तरह से पत्रकारिता को आप देख रहे हैं? आप लोग तो पढ़ के आए हैं जर्नलिज्म, यू हैव बीन टॉट इन, मतलब उसमें कि आपको क्या, आपको थ्योरी में क्या कहा जाता है कि प्रश्न पूछो, तटस्थ रहो, या तुम्हारा काम ये समाज सुधारना तुम्हारा काम नहीं है? नहीं, बिल्कुल शुक्ला जी ने सही कहा है कि हमारा काम प्रश्न पूछना है। हमारा काम लूप होल्स को उजागर करना है कि कमियां कहां पर है।
आज स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील में नमक रोटी खिलाया जा रहा था, ये खबर जिस रिपोर्टर ने करी उसे जेल जाना पड़ा। जुबैर फैक्ट चेक का काम करते हैं, उन्हें जेल जाना पड़ा। सिद्दीक कप्पन को जेल जाना पड़ा। ये स्थिति इस देश में हो गई है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि पत्रकारों पर तो सवाल उठ रहे हैं, जो मीडिया चलाने वाले जो मालिक हैं वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने तो पत्रकारों को नौकर बना दिया है, बैंक की नौकरी करने वाला बना दिया है। कुछ दिनों पहले मैं देख रहा था कि एक दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर, पूर्व गवर्नर अपने शहर में, अपने इलाके में हो रही चोरियों के बारे में पूछताछ करने, उनसे बात करने के एसीपी के पास गए, और कुछ लोग उन एसीपी के पक्ष में खड़े हुए, आईपीएस के पक्ष में, कि उन्होंने बड़े सलीके से बात की, ये की वो की। जबकि मैंने पूरी वीडियो सुनी, उसमें साफ साफ दिख रहा था कि वो कह रही है कि मेरा पर्सनल स्पेस है। अब बताइए, किसी आईपीएस अधिकारी का, किसी पुलिस का, किसी पत्रकार का, किसी पॉलिटिशियन का, किसी डॉक्टर का कोई पर्सनल स्पेस होता है क्या? 24 घंटे की नौकरी जब नहीं करनी थी तो पुलिस में वो आईपीएस मोहतरमा आई क्यों? वो बैंक में चली जाती, वो मास्टर हो जाती, वो टीचिंग कर लेती कहीं। क्या जरूरत थी पुलिस सर्विस में आने की? ये हालत हो गई है पत्रकारों की कि मासूमियत देख करके लोग फैसला करते हैं कि वो अमुक व्यक्ति मासूम लग रहा है, उसके पक्ष में खड़े हो जाओ, भले उस मासूमियत के पीछे कितनी भी बड़ी कारस्तानी दिखाई दे। ये पत्रकारों की हालत हो गई है। टीवी चैनलों पे आप देख रहे हैं कि क्या दिन रात परोसा जा रहा है। दूसरी बात आपने कही, उस पर मैं एक बात कहना चाहूंगा एसवाई कुरैशी साहब के बारे में। एसवाई कुरैशी साहब कहते हैं कि चुनाव कराने का, चुनाव अफसरों से जुड़े रहने का कोई अनुभव नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। जरा कुरैशी साहब से ये पूछा जाना चाहिए था, जिनके सामने भी उन्होंने ये बात कही थी, उन पत्रकार को इतना कम से कम ज्ञान होना चाहिए था कि क्या जीवी जी कृष्णमूर्ति लवासना में ट्रेनिंग करके आईएएस बन के आए थे क्या? वो तो वकालत करते थे, वो बाद में एडिशनल लॉ सेक्रेटरी रहे कुछ दिनों तक, वो चुनाव आयुक्त बने हैं इस देश के, और सबसे अच्छे इलेक्शन कमिश्नर्स में जीवी जी कृष्णमूर्ति की गिनती होती है। और यही एसवाई कुरैशी है जिनकी वजह से इस देश में सांप्रदायिकता को अपना नैरेटिव सेट करने का मौका मिला है। 9 चरणों में 2014 का लोकसभा चुनाव कराने का फैसला एसवाई कुरैशी का था। 100 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश, मिलिट्री, पैरामिलिट्री और स्टेट पुलिस की, सेंट्रल फोर्सेज की इतनी बड़ी जमात के बावजूद 4 फेज के लोकसभा इलेक्शन को 9 फेज तक ले जाना, और कॉरपोरेट के हवाई जहाज से घूमने वाला एक मुख्यमंत्री 543 में 500 लोकसभा सीटों तक पहुंचे, पूरा प्रचार तंत्र उसके पक्ष में काम करे, ये मौका किसने दिया था? क्या कभी आपने सुना था कि 2014 के पहले 9 फेज में चुनाव हुआ हो? 1989 का लोकसभा चुनाव 2 फेज में हुआ, 91 4 फेज में हुआ, 96 5 फेज में हुआ, 98 और 99 4 फेज में हुआ, 2004 वाला भी 4 फेज में हुआ, और 5 फेज का चुनाव 2009 का था। 9 फेज में चुनाव उन्होंने करवाया। उसके बाद वो परिपाटी चल पड़ी है कि 2019 का लोकसभा चुनाव आपने देखा 7 फेज में हुआ। एक स्टेट का चुनाव उत्तर प्रदेश का 7 फेज में, 8 फेज में जा रहा है, शायद 9 फेज में भी एक बार चला गया था। ये परिपाटी भी 2012 में उसी इलेक्शन कमीशन ने तय की थी जिसमें एसवाई कुरैशी साहब एक मेंबर थे। एक राज्य में अगर 9 फेज में चुनाव हो तो इसका सीधा मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, सीधा मतलब है कि सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के दावे खोखले हैं। ये काम अमेरिका जैसा देश, आप बताइए, प्रेसिडेंट का चुनाव, उसके इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव, कांग्रेस का चुनाव एक साथ होता है, एक दिन में चुनाव होता है। ये सारे काम इस देश में प्रचार का मौका, और प्रचार से ज्यादा दुष्प्रचार का मौका। मैं एक चीज और आपको याद दिला दूं, कुरैशी साहब का नाम लिया इसलिए मुझे उनकी कारस्तानियां याद आ गई है। जरा नरेंद्र मोदी जी से एक बार वो पूछ लेते कि जेम्स माइकल लिंगदो इटली से पूछकर गुजरात का चुनाव तय करेंगे। ये बात गुजरात में विधानसभा भंग करने के बाद नरेंद्र मोदी ने कही थी, जो वहां के मुख्यमंत्री थे, और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपरोक्ष रूप से उन्हें इनडायरेक्टली उनको वार्न किया था इसके लिए। ये वही एसवाई कुरैशी है ना। नरेंद्र मोदी जब वोट डालने पहुंचते हैं, कोई आचार संहिता की कार्रवाई नहीं हुई, हाथ में कमल दिखाते हुए ऐसे दिखते हैं, अपने कोर्ट के बैज पे कमल का निशान दिखाते हुए, तब वो मीडिया से बात करते हुए दिखते हैं। ये इजाजत किसने दी थी? कुरैशी साहब ने दी थी। क्या कर रहा था उनका चुनाव आयोग? तो ऐसे व्यक्तियों को इन सब चीजों पे नहीं बोलना चाहिए जिनका खुद का इतिहास बहुत दागदार रहा है। लिंगदो साहब बोलते या फिर टीएन शेषन थे, वो बोलते अपने दौर में, तब लोग कृष्णमूर्ति बोलते, एमएस गिल बोलते, लोगों को समझ में आती। अटल बिहारी वाजपेयी ने जिनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया था वो कौन थे? टीएस कृष्णमूर्ति, जिन्होंने 2004 का चुनाव कराया।
वो तो IRS ऑफिसर थे। वो कौन सा जिला स्तर पर DM थे जो चुनाव करा के आए थे? वो तो इनकम टैक्स वसूलने वाले अधिकारी थे। वो IRS थे, IRS इनकम टैक्स हुआ करते थे। तो कुरैशी साहब ऐसी बात कह रहे हैं और मीडिया ताली बजा रहा है। तो कुरैशी साहब का स्टेटमेंट और नविका कुमार के सामने कंगना रनौत का स्टेटमेंट, ये दोनों एक ही स्तर का स्टेटमेंट है कि भारत को 2014 में आजादी मिली, और पत्रकार उनके सामने भी चुप होते हैं, इनके सामने भी चुप होते हैं। ये हालत है इस देश की मीडिया की। इतना सीरियस मामला सामने आ गया कि फुटबॉल टीम में कौन मिडफील्डर होगा आज के दिन, किस मिडफील्डर को कहां खड़ा किया जाएगा, किसके स्टार मजबूत नहीं है, भले ही वो कितना बड़ा स्टार प्लेयर हो, वो एक एस्ट्रोलॉजर तय करेगा। और कोच उससे पूछेगा, व्हाट्सएप चैट करेगा, उसको 12 से 15 लाख रुपए कथित तौर पर पे किए जाएंगे। लेकिन मीडिया इस पर मौन है। ये इसी हिंदुस्तान में हो रहा है। कहाँ है हमारा मीडिया? कहाँ गया लोकतंत्र का चौथा पिलर? ये स्थिति है। और इस स्थिति में हम लोगों को व्यंग बहुत अच्छा लगता है। मैं आखिर में बात कहना चाहूंगा, जो हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया में वायरल होता है मसला और तसला वाला वीडियो, कि एक रिपोर्टर किसी लेबर से पूछती है कि आपका क्या मसला है। वो लेबर बोलता है कि मेरे पास मसला नहीं है, मेरे पास तसला है। तो रिपोर्टिंग को तसला बना देने का काम इन्हीं लोगों ने किया। जी जी। अभिषेक, आप जैसे लोग जब तक हैं तो हम लोग एक निश्चिंत हैं कि कोई ऐसा नहीं है। जब कभी कभी लगता है ना कि हम लोग ओल्ड स्कूल वाले हैं, लेकिन न्यू स्कूल वालों में भी है। और देखिए, जो सही है वो सही है, उसमें कहीं कोई वो नहीं। लेकिन हम सबके लिए 18 तारीख का दिन एक काफी वो रहेगा कि मोदी जी कौन सा धमाका करने वाले हैं। 18 के पहले एक चीज मैं आपको बता दूं जी, काफी चर्चा सुनने को मिल रही है कि चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का पोस्ट क्रिएट किया जा रहा है। तो 18 के 5 दिनों के सेशन को कैसे वॉश आउट करना है, उसका एजेंडा भी संभवतः सरकार ने तैयार कर लिया है। कि एक डिपार्टमेंट CBI, सभी जानते हैं कि वो CVC को रिपोर्ट करती है, वो DOPT के अधीन है, कार्मिक मंत्रालय के अधीन है, यानी अपरोक्ष रूप से कहें तो PMO के अधीन है, क्योंकि PMO के पास एक DOPT है। दूसरी तरफ ED फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधीन है, और उन दोनों के ऊपर कहा जा रहा है कि CDS की तरह एक पोस्ट बनाया जा रहा है। अब बताइए जरा, रक्षा मंत्रालय के 3 विंग हैं भारतीय सेनाओं के, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। उन तीनों के ऊपर आपने एक CDS बनाया, और 2 अलग अलग मंत्रालयों की चीजों के ऊपर, के डिपार्टमेंट्स के ऊपर, उनकी इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट्स के ऊपर आप एक चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तैयार कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि DOPT के अंडर का जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, और दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस DRI के अधीन है, उन दोनों के ऊपर जो सुपर बॉस बैठेगा वो किसको रिपोर्ट करेगा? जी। तो इन्होंने कौन सी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी है, या कौन से वो PK मिश्रा साहब समझाते हैं, या कहां से इन लोगों के पास आइडिया आता है, कि हमारी समझ से बाहर है। जी।